Hi guys, this is Vinayak Duri and welcome to my channel again. In continuation with my last video, जो आईपीओ की बारिश में और एक आईपीओ शामिल हो रहा है दैट इज बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो चलिए गाइस, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो बता दिया था आपको एमक्यूआर लिमिटेड के बारे में। अभी हम डिस्कस करने वाले बंसल वायर इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में डिस्कशन करके बताऊंगा कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है नहीं करना है, मैं करने वाला हूँ नहीं करने वाला। चलिए, तो बंसल वायर इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में जानने के लिए कंपनी का बिजनेस क्या है क्या नहीं, वो सब पहले डिटेल में हम देखेंगे। उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाउ अबाउट बंसल वायर इंडस्ट्रीज गाइस, यहाँ पे हम देखते हैं तो इनकॉर्पोरेट हुई है 1985 में। मतलब कंपनी का बेस बहुत बड़ा है। और वायर इंडस्ट्री लिमिटेड स्टेनलेस स्टील एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्टेनलेस स्टील में भी और वायर मैन्युफैक्चरिंग करती है। द कंपनी ऑपरेट्स इन अ मेन सेगमेंट। क्या है इसके मेन सेगमेंट? क्या क्या देखेंगे गाइस? हाई कार्बन स्टील वायर, लो कार्बन स्टील वायर एंड लेस स्टेनलेस स्टील। द कंपनी मेक्स ओवर 3000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील वायर प्रोडक्ट्स। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है गाइस, रीसाइजिंग साइज फ्रॉम द वेरी थिन टू वेरी थिक। और तकरीबन मोर देन 4000 प्लस कस्टमर्स का इनका बेस। नाउ बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। द कंपनी हैज अ प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया एंड ऑपरेट्स ओवर 50 कंट्रीज टू द प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स, solidifying the position and take key player the global market. The company exports over the 50 countries. It has a 14 global representatives covering Bangladesh, Brazil, Germany, बहुत सारे कंट्री, मतलब अक्रॉस द ग्लोब इनका पूरा बिजनेस फैला हुआ है। नाउ द कंपनी हैज 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मोहन नगर, गाजियाबाद, लूनी इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद एंड बहादुर। मतलब बहुत यहाँ पे भी आप देखोगे इसका बेस भी, जो प्लान बेस भी वो गाइस बहुत बड़ा दिख रहा है हमें। तो कंपनी के बारे में अगर हम लोग अभी जानने की कोशिश करें तो स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये जो प्रोडक्ट है गाइस, ये कंटिन्यूस, मतलब ये प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस साल के 12 महीने चलते रहता है। और उनका कस्टमर जैसे उन्होंने बेस दिखाया और द ग्लोब है, 500 से ज्यादा कस्टमर्स उनके पास है, रिप्रेजेंटेटिव्स ग्लोबल भी रखे हुए। तो ये बिजनेस आने वाले दिनों में भी बढ़ने के और मेंटेन सेम लेवल पर रखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज हमारे लिए अच्छी है फॉर कंसिडरेशन। नाउ अगर हम आगे बढ़े तो डेट्स देखते हैं, अगर कौन से डेट्स में आपको इसलिए अप्लाई करना है, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीजें जानने की कोशिश करते हैं। पहला, आईपीओ ओपन हो रहा है गाइस जुलाई 3 को, कल, विद द एमक्यूआर आईपीओ। आईपीओ क्लोज डेट इज जुलाई 5। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होंगे मंडे 8 को, इनिशियल रिफंड होंगे ट्यूसडे 9 को, डेट ऑफ शेयर्स होंगे ट्यूसडे 9 को, और लिस्टिंग डेट जो लिस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं उनको है वेडनेसडे। तो आप देखोगे तो दोनों आईपीओ के एग्जैक्ट डेट सेम। ओके, नाउ यहां पे हम देखेंगे और इसका जो फेस वैल्यू है 5 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड 243 टू 56, आपको मैंने बताया हुआ है कट ऑफ प्राइस के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है गाइस 256, तो उसके लिए आप अप्लाई करोगे। 58 शेयर का लॉट है। टोटल इशू साइज देखोगे तो 745 करोड़, फ्रेश इशू 700 है। तो लास्ट आईपीओ की तरह यहाँ पे ओएफएस नहीं है, मतलब पूरा का पूरा फंड जो है वो फ्रेश इशू में जाएगा कंपनी के पास। उसको अपने हिसाब से रिपेमेंट ऑफ डेट के लिए, फर्दर एक्सपांशन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए उसको अप्लाई, मतलब वो फंड्स अवेलेबल रहेगा, वो अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये अच्छी, बहुत अच्छी बात। नाउ आगे थोड़े जानने की कोशिश करते हैं। ओके, फर्स्ट, आप कौन सी कैटेगरी में हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा जानेंगे। यहाँ पे दोनों चीजें साथ में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूआरबी, हम देखें क्यूआरबी का रिटेल का और एचएनआई का कोटा कितना है। 50%, 35%, 15% रिस्पेक्टिवली। तो अगर रिटेल में हम अप्लाई करने वाले 35%, अच्छा खासा अपने लिए एक रिजर्व रखा हुआ है। अगर रिटेल में देखेंगे हम लोग तो मिनिमम 1 लॉट ऑब्वियसली 14,800 रुपीज का, और रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक 2 लाख के नीचे, मतलब 1,93,000 के आसपास। ये हुए स्मॉल एचएनआई मिनिमम और स्मॉल एचएनआई मैक्स। 14 लॉट के लिए और 67 लॉट तक ये अप्लाई कर सकते हैं। और बिग एचएनआई करेंगे मिनिमम 68 लॉट से और उसके अबाव। तो ये हुआ कि हुआ कैसे क्या पैटर्न में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर कंपनी के बारे में हम लोग उसके फाइनेंशियल जानते हैं, तो 3 साल के उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने रखे हुए हैं। और 695 से लेके 1264, गुड असेट इंक्रीज गाइस, असेट इंक्रीमेंट बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। 2205 से लेके 2470, रेवेन्यू भी अच्छा खासा उनका अप है। नाउ 57% से लेके 78% तक उन्होंने पैट मेंटेन किया हुआ है गाइस। इट्स अ वेरी गुड थिंग, जो लास्ट इंटरव्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा था। नेटवर्थ देखेंगे 223 से लेके 420, तो नेटवर्थ भी उन्होंने अच्छा खासा बढ़ाया हुआ है। रिजर्व सरप्लस देखेंगे तो 213 से लेके 358 तक, ये भी अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। लेकिन 413 से लेके 681 तक उन्होंने बोरोइंग्स भी अच्छे खासे बढ़ाए। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली,
ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है यहाँ पे, लेकिन वो कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। नाउ ये हुए, नाउ की परफॉर्मिंग फैक्टर्स में अगर हम लोग चेक करें तो थोड़े से रेशियोज देख लेते हैं। आरओई, आरओई, आरओसी, आरओई, आरओसी दोनों 21 और 18 मतलब गुड। डेप्ट इक्विटी, हाँ जैसे हमने डिस्कस किया था, हमने अब देख ही लिया था कि आने वाले जो 3 साल में बैक टू बैक देखे तो डेप्ट में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है, और दैट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग। इसी वजह से यहाँ पे 1.48 का हमें रेशो दिख रहा है। अगर ये लेस देन 1 होता है गाइस, डेप्ट इक्विटी रेशो, तो ये बहुत अच्छा खासा माना जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, बिकॉज हर कंपनी थोड़ा ना थोड़ा डेप्ट लेती ही है वर्किंग कैपिटल के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, तो वो एक मायने जायज है, लेकिन उसका रेशो लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक वाली चीज है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ गाइस 18.20 अच्छा खासा है। प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 10, चलो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, तो दिस इज आल्सो गुड थिंग। पैट मार्जिन इज मेंटेन 3%, तो अभी तक के वैल्यू स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो अभी तक कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स में अगर मुझे प्रॉब्लम दिखा होगा तो थोड़ा सा डेप्ट का है। तो अभी अगर आगे इसको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा देखना हमें पड़ेगा। चलो आगे बढ़ेंगे, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फ्रेश इशू में से पैसा मिलेगा, पैसा क्या करेंगे, इसका यूज कहां पे करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन डेट ऑफ। तो जैसे हमने बात की थी, तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा आने के बाद कंपनी सोच रही है कि पार्ट में या फिर फुल में तो पूरा का पूरा बोरोइंग्स हटा दें। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस, यहाँ पे अगर बोरोइंग्स कम होते हैं तो ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट और पैट और बढ़ेगा, इंटरेस्ट कम होगा, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये जो रेशो था डेट टू इक्विटी रेशो वो भी मेंटेन हो जाएगा, और जनरल पर्पस के लिए फिर वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट के लिए वो कंपनी इसको यूज करेगी। मतलब बड़े बड़े ऑर्डर्स अगर उनको मिलते हैं तो बनाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल लगता है उसके लिए फर्दर लोन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो पैसा वो साइड में रखेंगे और उसको एज अ वर्किंग कैपिटल के लिए वो यूज करेंगे। तो उसका यूज जो ये फ्रेश उसका करने वाले वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, 3 स्टार लेवल पे वो इसका यूज कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात हो जाएगी। तो अगर ग्रे मार्केट में अगर हम लोग एज ए इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं, होल्ड करना है कि नहीं करना है, वो एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो में बनाने वाला हूं, मैं आपको दे दूंगा, वो देख लीजिएगा कि अगर आईपीओ में हम लोग अप्लाई करते हो, अलॉटमेंट होती है तो उसको होल्ड करें, लिस्टिंग गेन बुक करें, क्या करें, उसके लिए एग्जिट स्ट्रेटेजी कैसे होती है। जीएमपी, अगर इसका जीएमपी देखें, अगर हमें अगर यहाँ पे एप्लीकेशन करते अलॉटमेंट हो जाती है तो जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्राइस में हमें फायदा हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो तो 65, इफ वी सी प्रॉपरली यहाँ पे 65 रुपीज का गेन है ऑन लिस्टिंग गेन, दैट इज मतलब 25 to 30% का गेन हमें लिस्टिंग डे को ही हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है गाइस। तो अभी अगर ऑब्जर्व करें दोनों में, मैंने जो एक अपना नमीता थापर के आईपीओ का जो हमने लिखा था उसका भी एम्प्योर का, और यहाँ पे दोनों लिस्टिंग गेन मुझे तकरीबन 25 to 30 के रेंज में दिख रहे हैं। नाउ एप्लीकेशन करने का मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि दोनों आईपीओ एक ही दिन आने की वजह से और सब्सक्राइब होने के चांसेस कम रहेंगे और अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करो, स्ट्रैटेजी यूज करेंगे इस तरह से कि हम लोग अगर 2 लाख रुपए अप्लाई करने वाले तो आप 60 से 70 80 हजार रुपए है जो वो आप एम्प्योर कैपिटल अप्लाई कीजिएगा, और बाकी का 1,20,000 है दो, आप समझ रहे हो, मतलब मोटा मोटी एक 60 और 40 का रेशियो करके 40% अमाउंट आप डाल दीजिएगा एम्प्योर के लिए और 60% आप अमाउंट डाल दीजिएगा। मतलब मैं डालने वाला हूँ, दिस इज माई रिकमेंडेशन फॉर माई सेल्फ। अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज डू योर ओन एनालिसिस और उसके बाद ही आप अप्लाई करना खुद के रिस्क पे। फिर आप यहाँ पे 60-40 के रेशियो में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते। दूसरी बात, अप्लाई करते वक्त अलग अलग डीमैट अकाउंट से अलग, मतलब खुद के ही डीमैट अकाउंट से अलग अलग नहीं करना है। अगर आपको अप्लाई करना है और आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आप अपने रिलेटिव्स के अकाउंट पे, खुद के अकाउंट नाम पे, बीवी के नाम पे, बच्चे के नाम पे, फ्रेंड्स के नाम पे, अलग अलग अकाउंट से अगर 3-3 2-2 लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो मिलने के चांसेस, अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एक ही अकाउंट में से अगर आप 10 लॉट के लिए अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोनों में लिस्टिंग गेन्स बने हुए हैं। एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज एडवांटेज मैंने आपको वहां पे बता दिया, यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर लिया। जो भी है वो कंपनी सॉल्व कर रही है, दोनों में कुछ अच्छा खासा कुछ देखने को मिल सकता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए हम अप्लाई करेंगे 60 to 40 में। आप सोचिएगा कैसे करने वाले और आप अभी क्या डिसाइड कर रहे हो ये वीडियोस देखने के बाद। पहला अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था, आपको एक क्लियर विजन मिला कि कौन से आईपीओ में क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन से आईपीओ कितने लॉट में अप्लाई करोगे वो भी मुझे जरूर बताएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, सी या, लव यू ऑल।